नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सौरभ कुमार सिंह सियोड़ी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों डॉक्टर मनीष रंजन, जो खुद आईएएस है, और इसी का बुक आता है दोस्तों बिहार सामान्य ज्ञान, जो बीपीएससी, बीएसएससी, सीडीपीओ, एसआई एवं बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य पुस्तक है। और इस बुक का आज हम लोग निचोड़ पढ़ने वाले, यानी 350 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मेरा आप सजेशन मानते हैं तो हम कहेंगे दोस्तों, अगर बिहार से रिलेटेड कोई भी अगर आपका एग्जाम है तो एग्जाम देने से पहले आप ये 350 क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ जरूर लीजिएगा। और दोस्तों बीच बीच में हम क्वेश्चन को टोटल 20 क्वेश्चन का आंसर भी पूछे हैं आप लोगों से, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देनी है। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप इस बुक को देख लीजिए। यही बुक है दोस्तों, और ये रिवाइज अपडेट है, 5th एडिशन है दोस्तों, जो 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बुक है। और ये अप टू डेट बुक है दोस्तों, जो बीपीएससी, बीएसएससी, सीडीपीओ, एसआई एवं बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य बुक है ये। और ये डॉक्टर मनीष रंजन, जो खुद आईएएस हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले एक सोहेन लाल द्विवेदी जी का एक कोट्स है, जिसे आप लोगों के बीच हम रखना चाहेंगे। इस कोट्स को हमेशा अपने मन में रखिएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सवार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में। बढ़ता दोगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक अंतिम पंक्ति है दोस्तों, वो सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। वो सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक नो सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो मेरे दोस्त, बल्कि हर समय खास बना लो। याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई का दोस्तों कोई जोर नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। जितना आप अधिक मेहनत कीजिएगा, उतनी ही अधिक आपको अच्छी सफलता मिलेगी दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिहार सामान्य ज्ञान, बिहार जीके 350 क्वेश्चंस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए एक एक करके हम लोग सभी को कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो ये मिथिला में मनाया जाता है। सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? मिथिला में मनाया जाता है। बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विद्यापति को। बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? किसने की थी? तो ये महामाया सरकार ने, महामाया सरकार ने। बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता को समाप्त कर दी थी? महामाया सरकार समाप्त कर दी थी। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ये स्थित है मुंगेर में। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? मुंगेर में स्थित है। उसके बाद है दोस्तों, बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है, तो ये दोस्तों दरभंगा में स्थित है। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? दरभंगा में। बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? भागलपुर में। बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? भागलपुर में स्थित है। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है? ये करती है चौसा से। गंगा नदी किस स्थान से निकट बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है? दोस्तों चौसा से। गंगा नदी किस स्थान के निकट से बिहार में प्रवेश करती है? चौसा से प्रवेश करती है दोस्तों, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा नाम पटना का कभी नहीं रहा? कौन सा नाम पटना का कभी नहीं रहा? तो ये कनिष्कपुर पटना का कभी नहीं रहा दोस्तों, कनिष्कपुर कभी नहीं रहा। आजिमाबाद रहा, कुसुमपुर रहा और पुष्पपुर रहा। याद रखिएगा दोस्तों, पटना का पुराना नाम आजिमाबाद, कुसुमपुर और पुष्पपुर कभी रहा था, लेकिन कनिष्कपुर कभी नहीं रहा था। याद रखिएगा। नेक्स्ट, भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन है? विदेशिया के रचनाकार कौन है?
ये भिखारी ठाकुर दोस्तों विदेशिया के रचनाकार हैं। भोजपुरी भाषा के विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन है? भिखारी ठाकुर रचनाकार हैं। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है? विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है? गया में। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? गया में। राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है? ये किया गया है जापान के सहयोग से। राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है? जापान के सहयोग से किया गया है। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली है? ये मिली है दोस्तों फिरदौसी को। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली है? तो फिरदौसी को मिली है। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों चिश्ती से। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती से ये संबंधित है। बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सरफुद्दीन याद रखिए सरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई थी कहाँ हुई थी? ये हुई थी दोस्तों बिहार शरीफ में। कहाँ हुई थी? बिहार शरीफ में। बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? बिहार शरीफ में हुई थी। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई है? ये स्थापित की गई है दानापुर में। बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई है? दानापुर में। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया है? किसने अध्ययन नहीं किया है? तो इब्न बतूता दोस्तों ये अध्ययन नहीं किया है, बाकी सब किया है। युआन चुआंग किया है दोस्तों, धर्मा स्वामिन किया है, इत सिंह किया है। ये सभी नालंदा विश्वविद्यालय में दोस्तों अध्ययन किया था, लेकिन इब्न बतूता नहीं किया था। ये दोस्तों मोरक्को की यात्री था इब्न बतूता। बिहार समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी कहाँ में? फारसी शिक्षा तो ये ग्रहण की थी दोस्तों याद रखिएगा पटना में। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी कहाँ? पटना में। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन है? बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल क्या? द हिंदू। द हिंदू ये अंग्रेजी अखबार था पहला। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन था? बिहार का प्रथम उर्दू अखबार का नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा नूरुल अनवर। नूरुल अनवर ये बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था। 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया गया था। 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया गया था। ये किया गया था मोहम्मद यूनुस के द्वारा। मोहम्मद यूनुस ने किया था दोस्तों 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ। दरभंगा के महाराजा कोमेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की थी? ये द इंडियन नेशन की शुरुआत की थी। दरभंगा में या दरभंगा के राजा कोमेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की थी? द इंडियन नेशन की शुरुआत की थी। मिथिला भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मानित किया गया था या सम्मिलित किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 2003 ईस्वी में। मिथिला भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? 2003 ईस्वी में किया गया था। बिहार के किस जिला में बिहुल त्यौहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? बिहुल त्यौहार को तो ये मनाया जाता है भागलपुर में। बिहार के किस जिला में बिहुल त्यौहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है दोस्तों? भागलपुर में। बिहार में कोजागरा याद रखिए, बिहार में कोजागरा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है। कोजागरा व्रत ये अंगिका क्षेत्रों में, बिहार में कोजागरा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है, अंगिका क्षेत्रों में मनाया जाता है। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार कौन से हैं दोस्तों? पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार कौन से हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, इसमें से सभी है। मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? मधुबनी चित्रकला के संबंध में तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा ई नंबर। इसका भी होगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि इसमें दोस्तों मधुबनी चित्रकला यह लोक कला तो है ही, और इसमें दोस्तों महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका रही है। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। 27 का बिल्कुल एक से अधिक आंसर है इसमें।
नेक्स्ट, मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। मधुश्रावणी पर्व ये मनाया जाता है मिथिलांचल में। मधुश्रावणी पर्व मुख्य विशेष रूप से मनाया जाता है मिथिलांचल में मनाया जाता है, मिथिलांचल में। सौराष्ट्र सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? सौराष्ट्र सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? ये मिथिलांचल में आयोजित होता है। हरियर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है कहाँ? तो ये आयोजित किया जाता है दोस्तों गंगा गंडक के संगम पर। हरियर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है गंगा गंडक के संगम पर। 31 नंबर क्वेश्चन है, गया शहर में पर्यटकों को देखने लायक क्या क्या है? तो इसमें दोस्तों एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक है। ई नंबर दोस्तों आंसर। राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय क्या है? राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय क्या है? इसमें भी एक से अधिक आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा कि ऑप्शन के अनुसार कौन कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है, ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर, ये मलिक बया का मकबरा। मलिक बया का मकबरा ये राजगीर में नहीं है, बाकी सब है। विश्व शांति स्तूप है, मनियार मठ है और वेनुवन वन है दोस्तों, ये तीनों है। लेकिन ये मलिक बया का मकबरा ये नहीं है। कहाँ है कमेंट सेक्शन बताइए। प्रसिद्ध अजगेबी नाथ का मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध अजगेबी नाथ का मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है भागलपुर में अवस्थित है दोस्तों, भागलपुर में। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? ये राजगीर में अवस्थित है विश्व शांति स्तूप। मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये पटना में स्थित है दोस्तों, मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ये पटना में स्थापित किया गया है, पटना में। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है दोस्तों समस्तीपुर पूसा। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन है? समस्तीपुर पूसा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता में लैंगिक अंतराल कितना है? कितना है? तो ये है दोस्तों 19.7%। 19.7% इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में 2001 से 2011 के बीच साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई है? कितनी वृद्धि हुई है? ये 14.8% की वृद्धि हुई है दोस्तों साक्षरता में 2001 से 2011 के बीच। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जिसकी साक्षरता राष्ट्रीय दर से ऊपर है? तो ये हो जाएगा दोस्तों रोहतास। रोहतास का सबसे ज़्यादा है। पटना स्थित शरीफ स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ था? पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ था? ये कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1967 में। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? 1967 ईस्वी में हुआ था। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे दोस्तों? महामाया प्रसाद जी। महामाया प्रसाद जी थे। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद जी थे। 46 नंबर देखिए, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का डी नंबर, यानी जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी, मतलब किसने की थी बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर, छात्रों ने। बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी छात्रों ने की थी। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था 5 जून 1974 ईस्वी को बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों का आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था दोस्तों मुंगेरी लाल कमीशन। मुंगेरी लाल कमीशन। बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों का आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ था? मुंगेरी लाल कमीशन के आधार पर। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? कौन है? बिहार है दोस्तों। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? बिहार है।
बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो ये 1980 ईस्वी में दिया गया दोस्तों। बिहार में उर्दू को दूसरा राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 1980 ईस्वी में। बिहार का चर्चित गंगाजल की घटना किस जिले से संबंधित है? बिहार का चर्चित गंगाजल की घटना किस जिले से संबंधित है? ये भागलपुर से संबंधित है दोस्तों, भागलपुर से। बिहार में बहुत चर्चित गंगाजल की घटना घटी थी। गंगाजल की घटना ये 1980 ईस्वी में घटी थी। बिहार में बहुत चर्चित गंगाजल की घटना घटी थी कब? 1980 ईस्वी में। महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन हुआ था कहाँ, कब? महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन हुआ था कब? तो ये हुआ था 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन हुआ था। बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे कहाँ? सांप्रदायिक दंगे हुए थे दोस्तों, ये भागलपुर में। बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे भागलपुर में। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया था कब? महाबोधि मंदिर, तो याद रखिए ये 2002 में। कब? 2002 में। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया था 2002 में। बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी? बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी? ये 13 नवंबर 2005 में घटी थी। 13 नवंबर 2005 में। बिहार में 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने पर विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया था प्रोफेसर अब्दुल बारी को। बिहार में 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने पर विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये प्रोफेसर अब्दुल बारी को चुना गया था। वह प्रथम भारतीय जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और प्रिवी काउंसिल हेतु सदस्यता प्रदान की गई। किसे की गई थी? सच्चिदानंद सिन्हा को। वह प्रथम भारतीय जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और प्रिवी काउंसिल हेतु सदस्यता प्रदान की गई, सच्चिदानंद सिन्हा को की गई। बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल 1937 से 1939 के वित्त मंत्री कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा अनुग्रह नारायण सिंह थे। अनुग्रह नारायण सिंह। देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के कौन थे? देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के कौन थे दोस्तों? ऑप्शन के अनुसार बताइए। बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम ये देश के उप प्रधानमंत्री बने थे जो बिहार के थे। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है बिहार केसरी के नाम से। राष्ट्रवादी क्रांति खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के उपयुक्त कहाँ गिरफ्तार किया गया था? कहाँ किया गया था? पूसा रोड स्टेशन, समस्तीपुर। राष्ट्रवादी क्रांति खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के उपयुक्त कहाँ गिरफ्तार किया गया था दोस्तों? पूसा रोड स्टेशन, समस्तीपुर में। बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता से भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर आए? कई बार हाजीपुर आए, तो ये आए थे योगेंद्र शुक्ल से मिलने। योगेंद्र शुक्ल से मिलने। बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता से याद कि भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर आए? योगेंद्र शुक्ल। 1929 में दिल्ली सेंट्रल या देखिए दोस्तों 1929 में दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त कहाँ के निवासी थे? ये थे पटना बिहार के निवासी थे दोस्तों। पटना बिहार के निवासी थे। 1929 ईस्वी में दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त कहाँ के निवासी थे? पटना बिहार के थे। विश्व के प्रथम खगोल शास्त्री महान गणितज्ञ ज्योतिष के प्रकांड विद्वान आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था दोस्तों कुसुमपुर पटना में आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। विश्व के प्रथम खगोल शास्त्री महान गणितज्ञ ज्योतिष के प्रकांड विद्वान आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? कुसुमपुर पटना में हुआ था। बिहार से संबंधित व्यक्तित्व कौन है दोस्तों? बिहार से संबंधित बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। एक से अधिक आंसर है, आप लोग को पता है भी, आर्यभट्ट भी है, गौतम बुद्ध भी है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए 67 का क्या क्या होगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक तथा अध्ययन व द्वैत वेदांत के प्रतिपादक वाचस्पति मिश्र कहाँ के थे? वाचस्पति मिश्र कहाँ के थे दोस्तों? ये बिल्कुल पटना जिला बिहार के थे। प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक तथा अध्ययन व द्वैत वेदांत के प्रतिपादक वाचस्पति मिश्र कहाँ के थे? पटना जिला बिहार के थे।
हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस गांव में हुआ था? हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था, याद रखिएगा, ओराही हिंगना में। ओराही हिंगना में हुआ था दोस्तों, ओराही हिंगना में, याद रखिएगा, ओराही हिंगना में हुआ था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है, राष्ट्रकवि के नाम से विख्यात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था कहाँ? तो ये हुआ था दोस्तों सिमरिया ग्राम में। राष्ट्रकवि के नाम से विख्यात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था सिमरिया ग्राम में हुआ था। भोजपुर के शेक्सपियर के नाम से विख्यात है कौन? भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से विख्यात है कौन? तो ये विख्यात है भिखारी ठाकुर दोस्तों, भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से। बिहार के किस महान क्रांतिकारी नेता का दाह संस्कार भगत सिंह के समाधि के बगल में किया गया? तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों बटुकेश्वर दत्त। बिहार के किस महान क्रांतिकारी नेता का दाह संस्कार भगत सिंह के समाधि के बगल में किया गया? बटुकेश्वर दत्त का। उदंतपुरी बिहार शरीफ महाविहार नष्ट हुआ, बताइए ऑप्शन के अनुसार। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बख्तियार खिलजी के आक्रमण से। उदंतपुरी बिहार शरीफ महाविहार नष्ट हुआ था दोस्तों बख्तियार खिलजी के आक्रमण से। राजगीर में स्थित याद के गृध्रकूट पहाड़ी के दर्शन करते समय कौन विदेशी यात्री भावुक होकर रो पड़ा था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा फाहियान। राजगीर में स्थित क्या है? गृध्रकूट पहाड़ी के दर्शन करते समय कौन विदेशी यात्री भावुक होकर रो पड़ा था? फाहियान रो पड़ा था। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था दोस्तों? तो ये था बिल्कुल रॉल्फ फिंच, जो बिहार का यात्रा करने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था, रॉल्फ फिंच। कौन सा विदेशी यात्री वर्णन करता है कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं? तो ये हो जाएगा रॉल्फ फिंच। कौन सा विदेशी यात्री वर्णन करता है कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं? रॉल्फ फिंच। बिहार के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्मों में कौन सा युग्म गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये वैशाली भागलपुर। बिहार के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्मों में कौन सा युग्म गलत है? वैशाली भागलपुर। ये गलत है दोस्तों, बाकी सब सही है, वैशाली भागलपुर में नहीं है, बाकी सब सही है। वज्रासन बोधगया में है, उदंतपुरी बिहार शरीफ में, पाटलिपुत्र पटना में है। और याद रखिए ये वैशाली में भागलपुर नहीं है दोस्तों, वैशाली भागलपुर में नहीं है। नेक्स्ट है, बिहार के मिथिला क्षेत्र का प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया, तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों मंडन मिश्र। मंडन मिश्र बिहार के मिथिला क्षेत्र का प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया, मंडन मिश्र दिया। पटना संग्रहालय की स्थापना हुई थी, पटना संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1917 ईस्वी में पटना संग्रहालय की स्थापना हुई थी। बिहार में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई? बिहार में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई? तो ये कहाँ की गई दोस्तों? इसका आंसर ई नंबर होगा। क्या क्या इसमें से सही है दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, एक से अधिक इसमें आंसर होगा। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे? कितने जिले थे? तो ये 17 जिले थे। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे? 17 जिले थे दोस्तों, 17 जिले। बिहार की वर्तमान सीमा वो क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ? बिहार की वर्तमान सीमा जो है अभी दोस्तों, वो क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ था 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्रों पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए? तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसमें भी दोस्तों एक से अधिक आंसर है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका ई नंबर हो जाएगा दोस्तों एक से अधिक। निम्न में से कौन से फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है, वो बताइए क्या होगा? देखिए दोस्तों, आशुतोष राणा नहीं है बिहार से, बाकी सब बिहार से है। शत्रुघ्न सिन्हा बिहार से ही हैं, मनोज वाजपेयी बिहार से हैं, शेखर सुमन बिहार से हैं दोस्तों, ये तीनों बिहार से, लेकिन आशुतोष राणा बिहार से नहीं है। बिहार की प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था? बिहार की प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल महाराजा कोमेश्वर प्रसाद सिंह ने बिहार की प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किया था, महाराजा कोमेश्वर प्रसाद सिंह ने। बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली फिल्म क्या थी? बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली फिल्म क्या थी? क्या थी? तो ये थी दोस्तों हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाई वो।
क्या दोस्तों, बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली फिल्म क्या थी? हे गंगा मैया तोहे पियई चाहिए। किस हॉलीवुड फिल्म को भोजपुरी भाषा में डब कर रिलीज किया गया? किस हॉलीवुड फिल्म को भोजपुरी भाषा में डब कर रिलीज किया गया? ये हो जाएंगे दोस्तों स्पाइडरमैन 3। स्पाइडरमैन 3 को किया गया। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर थे दोस्तों ये प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे बताइए, इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? तो हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के? 89 का राइट आंसर होगा दोस्तों भोला प्रसाद शास्त्री। भोला प्रसाद शास्त्री ये बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे। बिहार के वह भाषा जो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है, कौन सी भाषा है वो? मिथिल, या देखिए दोस्तों मैथिली। बिहार की वह भाषा जो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है, मैथिली शामिल है। बेरिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? बेरिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? ये मुंगेर में पाए जाते हैं दोस्तों, मुंगेर में। इनमें कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन के अनुसार बताइए कौन सा युग्म गलत है। देखिए ऑपरेशन टोडरमल ये भूमि सुधार से संबंधित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑपरेशन धनवंतरी ये अवैध एवं नकली दवाइयों की समाप्ति से संबंधित है दोस्तों। ऑपरेशन धनवंतरी ये भी सही है। ऑपरेशन कोबरा, ये जो ऑपरेशन कोबरा है दोस्तों ये किससे संबंधित है? माफिया गिरोह की समाप्ति हेतु तो ऑपरेशन कोबरा संबंधित है। लेकिन ऑपरेशन चाणक्य प्रशासनिक सुरक्षा हेतु तो संबंधित है, ये दोस्तों गलत है। ऑपरेशन चाणक्य किससे संबंधित है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विजय शंकर द्विवेदी थे दोस्तों, विजय शंकर द्विवेदी। प्रथम भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ था। प्रथम भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ था, यह आयोजन हुआ था मुंबई में दोस्तों, मुंबई में। प्रथम बिहार ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? पटना में। प्रथम बिहार ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में। मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री नीतीश कुमार की पहली विदेश यात्रा थी, यात्रा कौन सा था दोस्तों? विदेश यात्रा बताइए, इसका आंसर होगा मॉरिशस की। मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री नीतीश कुमार की पहली विदेश यात्रा थी मॉरिशस। बिहार का राजकीय मछली घोषित किया गया क्या? राजकीय मछली इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। ये बिल्कुल दोस्तों देसी मांगुर को बिहार का राजकीय मछली घोषित किया गया, देसी मांगुर को। बिहार देश का प्रथम राज्य है, बिहार देश का प्रथम राज्य है जिसकी मंत्री परिषद की बैठक गांव में हुई। यह बैठक किस गांव में हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी याद कि बड़बीघा बेगूसराय में। बिहार देश का प्रथम राज्य है जिसकी मंत्री परिषद की बैठक गांव में हुई। यह बैठक किस गांव में हुई थी? बड़बीघा बेगूसराय में हुई थी। बिहार सरकार ने किसे राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया है? किसे किया है दोस्तों? तो याद रखिए पीपल को। बिहार सरकार ने किसे राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया है? पीपल को घोषित किया, पीपल को। बिहार में सामाजिक सुधारों, बाल विवाह बंदी एवं दहेज बंदी के पक्ष में मानव श्रृंखला का योजना हुआ। मानव श्रृंखला का योजना जो हुआ था ये बिल्कुल हुआ था दोस्तों 21 जनवरी 2018 को। बिहार में सामाजिक सुधारों, बाल विवाह बंदी एवं दहेज बंदी के पक्ष में मानव श्रृंखला का आयोजन हुआ 21 जनवरी 2018 को हुआ। बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कब किया? कब किया था? ये किया था दोस्तों 5 जून 2016 को। बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कब किया था? 5 जून 2016 को किया था। बिहार के राजकीय फूल किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों गेंदा को। बिहार के राजकीय फूल किसे घोषित किया गया है? गेंदा को घोषित किया गया है, गेंदा को। नेक्स्ट, जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ये की गई थी अमर सिंह। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? अमर सिंह। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका था? यह है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल मतलब तिरहुत। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? यह था तिरहुत से। अवध के शाह कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध किससे था? याद रखिएगा, ये आजमगढ़ से था।
अवध के शाह कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था आजमगढ़ से। पटना में 1857 के विप्लव का नेता कौन था दोस्तों, कौन था बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 106 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, पीर अली। पटना में 1857 के विप्लव का नेता कौन था, पीर अली था। कुंवर सिंह को किस राज्य के राज्यों ने अपने राज्यों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्यों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी, किसने नहीं दी थी दोस्तों, रीवा के राजा नहीं दी थी, रीवा के राजा। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त या कमिश्नर कौन था, तो कौन था, ये विलियम टेलर था दोस्तों। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने से के समय पटना का आयुक्त कमिश्नर कौन था, विलियम टेलर था। किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों के सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा। किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा, ये दोस्तों कैमूर की पहाड़ियों से, कैमूर के पहाड़ियों से। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था, किसने किया था, महाराजा जंग बहादुर ने किया था, महाराजा जंग बहादुर ने किया था दोस्तों। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था, ये हुआ था दोस्तों पीर अली के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल भागलपुर राजमहल, भागलपुर राजमहल। मुंगेर का बहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था। मुंगेर का बहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल बकास्त भूमि के वापसी की मांग, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर में बहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे। पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे, कौन थे, विलायत अली एवं इनायत अली, विलायत अली एवं इनायत अली। पटना स्थित वहाबियों का केंद्र क्या कहलाता था। पटना स्थित वहाबियों का केंद्र क्या कहलाता, तो इसका आंसर हो जाएगा काफिला। पटना स्थित वहाबियों का केंद्र क्या कहलाता था, काफिला कहलाता था दोस्तों, काफिला। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी, 1906 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, 1906 ईस्वी में। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी, ये किसने की थी दोस्तों, श्रीमती अघोर कामनी देवी ने, श्रीमती अघोर कामनी देवी ने की थी। बिहार के प्रतिनिधि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिए। बिहार के प्रतिनिधि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिए, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1887 ईस्वी में भाग लिए, 1887 ईस्वी में। बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को आर्थिक सहयोग प्रदान किया। बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को आर्थिक सहयोग मतलब प्रदान किया, तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल दरभंगा महाराजा, दरभंगा महाराज ने। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ संपन्न हुआ, कहाँ संपन्न हुआ था, पटना में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ संपन्न हुआ था, पटना में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, किसने की थी दोस्तों, सर अली इमाम ने। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सर अली इमाम ने की थी, सर अली इमाम ने। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके थे नवाब सरफराज हुसैन खान, नवाब सरफराज हुसैन खान थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, किसने किया था दोस्तों, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल RN मघोलकर ने। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो याद रखिए RN मघोलकर ने किया था। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजा गया था और जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता कौन कौन थे दोस्तों, कौन कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल मजरूल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजा गया था जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता कौन कौन थे, मजरूल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा थे।
बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए मजरूल हक। कौन थे दोस्तों? मजरूल हक थे। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ दोस्तों, 1912 ईस्वी में। गोरछा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद गया पटना जिला में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे किस वर्ष हुआ? गोरछा के मुद्दे पर गोरछा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद गया पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ? ये 1917 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 1917 ईस्वी में। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन किसकी राजधानी पटना बनी कब किया गया? बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन और जिसकी राजधानी दोस्तों पटना बनी कब किया गया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। मुजफ्फरपुर का बम कांड को याद रखिए अंजाम किसने दिया? मुजफ्फरपुर का बम कांड को अंजाम किसने दिया? तो ये दिया था दोस्तों, बताइए। इसमें एक से अधिक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों। 129 का ई नंबर ऐसे है आंसर इसका, बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य? प्रफुल्ल चाकी से संबंधित। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उन्होंने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। क्या दोस्तों? मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो उन्होंने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर किया दोस्तों, और श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर लिया था दोस्तों। किसने? प्रफुल्ल चाकी ने। निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला? निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला? किस पर चला? तो ये योगेंद्र शुक्ला पर चला, योगेंद्र शुक्ला पर। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। तो किसने हिस्सा लिया था? याद रखिएगा फणींद्र नाथ घोष ने। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। फणींद्र नाथ घोष ने हिस्सा लिया था। बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों मोतिहारी। बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? मोतिहारी। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई? ये कहाँ हुई थी? ये मुंगेर में हुई थी। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? मुंगेर में हुई थी। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? बताइए क्या होगा इसका आंसर? ज्ञान साहा ने। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? ज्ञान साहा ने किया था। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? कृष्ण बल्लभ साहे थे, कृष्ण बल्लभ साहे। नेक्स्ट, तरुण भारत संघ किससे संबंधित था? तरुण भारत संघ किससे संबंधित था? तो ये मुजफ्फरपुर से संबंधित था दोस्तों, मुजफ्फरपुर से। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? बताइए इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में। इसमें एक से अधिक आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के समर्थक थे? तो क्या होगा आंसर इसका? तो याद रखिए यदुनाथ सरकार। निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारी के समर्थक थे दोस्तों? यदुनाथ सरकार थे, यदुनाथ सरकार। फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? कौन थे बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 140 का राइट आंसर क्या होगा? तो 140 का राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल ई नंबर हो जाएगा। एक से अधिक इसमें भी आंसर है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ई नंबर इसका राइट आंसर है। क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? किसे सौंपा गया था दोस्तों? तो इसका भी आंसर ई नंबर है बिल्कुल। एक से अधिक इसमें आंसर है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या क्या होगा दोस्तों? गया षड्यंत्र केस 1933 से कौन संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है?
तो ये दोस्तों फणींद्रनाथ घोष संबंधित नहीं है, सहदेव सिंह है, उमानाथ शर्मा भी है और बृजभूषण सहाय भी है। सहदेव सिंह भी है दोस्तों, उमानाथ शर्मा भी है, बृजभूषण सहाय भी है, लेकिन ये जो है दोस्तों फणींद्रनाथ घोष ये नहीं है। हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड 1931 के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सी नंबर, रामदेनी सिंह। हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड 1931 के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो रामदेनी सिंह को दी गई थी। नेक्स्ट, दशेर कथा। दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक कौन थे दोस्तों? दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक कौन थे? इसके लेखक दोस्तों सखा गणेश देवस्कर थे। सखा गणेश देवस्कर। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर आए थे? महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर आए थे दोस्तों? राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर आए थे। राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन के समय बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? चंपारण आंदोलन के समय बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? तो कौन थे? ये एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे दोस्तों, एडवर्ड अल्बर्ट गेट। 146 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है ऑप्शन के अनुसार बताइए। जयप्रकाश नारायण नहीं है, बाकी सब है दोस्तों। अनुग्रह नारायण सिंह है, जे.बी. कृपलानी भी है, राजेंद्र प्रसाद भी है दोस्तों, ये चंपारण आंदोलन से संबंधित। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर कहाँ मुकदमा चलाया गया था? कहाँ मुकदमा चलाया गया था? ये मोतिहारी में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर कहाँ मुकदमा चलाया गया था? मोतिहारी में। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किस लिए किया था? गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किस लिए किया था? ये किया था नील की खेती करने वाले की समस्या समाधान के लिए। नील की खेती करने वाले की समस्या समाधान के लिए किया था। खिलाफत आंदोलन का बिहार नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? मौलाना मजरूल हक ने किया था। मौलाना मजरूल हक ने। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन 28 से 29 अगस्त 1920 को हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन का समर्थन में प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन भागलपुर में हुआ, भागलपुर में। क्या दोस्तों? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन 28 से 29 अगस्त 1920 को हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन का समर्थन में प्रस्ताव स्वीकार किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर में हुआ था। स्वामी विद्यानंद किससे संबंधित है? स्वामी विद्यानंद किससे संबंधित है? किसान आंदोलन से संबंधित है स्वामी विद्यानंद। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? ये हुआ था 6 फरवरी 1921 ईस्वी को। 6 फरवरी 1921 को। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर कौन नियुक्त हुए थे? बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर कौन नियुक्त हुए थे? ये नियुक्त हुए थे दोस्तों, सॉरी, राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हुए थे। राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हुए थे दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने? बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने थे? कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा सी नंबर, यानी मजरूल हक बने थे। मजरूल हक बने थे दोस्तों, मजरूल हक, सी नंबर। नेक्स्ट है, बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका ई नंबर होगा। 1 से अधिक आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या क्या इसका राइट आंसर होगा। टोटल मिला के दोस्तों हम इस पूरी सेट में 350 क्वेश्चन है, जिसमें से 20 क्वेश्चन आप लोगों से हम पूछे हैं और सभी का आंसर हम कमेंट सेक्शन में बिल्कुल एग्जैक्ट दे देंगे दोस्तों। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सी नंबर, तिरहुत में। कहाँ? तिरहुत में। मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया था? मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया था? तो किसने किया था? मजरूल हक ने किया था दोस्तों, मजरूल हक ने। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? भागलपुर में। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? भागलपुर में। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई? असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? कब हुई थी? तो 22 से 23 दिसंबर 1921 को। 22 से 23 दिसंबर 1921 को हुई थी।
किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे दोस्तों, स्वामी विद्यानंद। बिहार में कौन सा जिला वो सहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? बिहार में कौन सा जिला वो सहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? सबसे बड़ा केंद्र था तो ये मुजफ्फरपुर था दोस्तों, मुजफ्फरपुर। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? श्री नारायण प्रसाद जी, श्री नारायण प्रसाद जी। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगरपालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे? तो ये हो जाएगा पटना। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगरपालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे? पटना। सर्चलाइट अखबार निकालना किसने प्रारंभ किया था? सर्चलाइट अखबार निकालना किसने प्रारंभ किया था? तो किसने किया था बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा एक से अधिक। और कौन कौन आंसर है ये सब बताइए कमेंट सेक्शन में। 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें सबसे अधिक प्रभावित कौन रहा? 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें सबसे अधिक प्रभावित कौन रहा? तो आंसर होगा इसका दोस्तों भागलपुर। कौन रहा? भागलपुर। 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था? तो किसका किया था दोस्तों? 2-3 चीज का किया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या क्या इसका आंसर होगा। बिल्कुल क्या क्या इसका दोस्तों आंसर होगा? 168 का। नेक्स्ट, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? सदाकत आश्रम की स्थापना मजरुल हक ने की थी दोस्तों, मजरुल हक ने। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई? बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई? तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। और बिहार में खादी का कार्य प्रारंभ कब हुआ था? खादी का कार्य बिहार में, इसका आंसर होगा दोस्तों 1921 ईस्वी में। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। और बिहार में खादी का कार्य प्रारंभ कहाँ हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। कहाँ में? 1921 ईस्वी में हुआ था, बिहार में हुआ था। अखिल भारतीय चरखा संघ की शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं था? अखिल भारतीय चरखा संघ की शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं था? तो कहाँ नहीं था दोस्तों? दरभंगा में नहीं था, बाकी सब था। मुजफ्फरपुर, पटना, मधुबनी में था दोस्तों। मुजफ्फरपुर, पटना, मधुबनी में था किसका? तो चरखा संघ की शाखा, लेकिन दरभंगा में नहीं था। बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति मतलब किनके नेतृत्व में हुई? बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति किनके नेतृत्व में हुई थी? तो ये दोस्तों राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुई थी, राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सजानंद सरस्वती ने कब की थी? कब की थी दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? 174 का बी नंबर होगा, 4 मार्च 1928 को। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सजानंद सरस्वती ने कब की थी? 4 मार्च 1928 ईस्वी को की थी। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? तो राजेंद्र प्रसाद। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? राजेंद्र प्रसाद। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव। कौन थे दोस्तों? नरेंद्र देव जी थे, नरेंद्र देव जी। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। कहाँ? अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। कहाँ? ये कहाँ किया गया था? गया में किया गया था दोस्तों, गया में। 178 का हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर, गया में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था कब? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था कब? तो याद रखिए 1934 में हुआ था। नेक्स्ट, जून 1919 ईस्वी में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों स्वामी विद्यानंद। जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया था स्वामी विद्यानंद ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी?
कब हुई थी? नवंबर 1929 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1929 में। बिहार में 1928 में हुए क्या दोस्तों सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया? तो ये बिल्कुल सर अली इमाम। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया? सर अली इमाम। साइमन कमीशन के पटना आने से साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ और इसकी अध्यक्षता की थी किसने की थी दोस्तों? श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ और इसकी अध्यक्षता की थी किसने? श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने। साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को दोस्तों साइमन कमीशन पटना आया था। 12 दिसंबर 1928 को याद रखिएगा डेट दोस्तों। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे कौन? बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे दोस्तों? याद है, देवकी नंदन जी थे, देवकी नंदन। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ, जिसमें बताइए, तो जिसमें इसका राइट आंसर 1 से अधिक है, मतलब सभी है दोस्तों। हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इसका क्या क्या आंसर होगा। टोटल हम 20 क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, टोटल ये 350 क्वेश्चन में, और सभी 20 क्वेश्चन का आंसर हम लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। आप लोग देख लीजिएगा, वो 1 या 2 दिन के बाद करेंगे दोस्तों, तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चंपारण एवं सारण से। बिहार में चौकीदारी करबंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था। बिहार में चौकीदारी करबंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था बेतिया में। कहाँ? तो बेतिया में। पटना स्वदेशी लिंग की स्थापना 1930 ईस्वी में हुई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए। पटना स्वदेशी लिंग के स्थापना 1930 ईस्वी में हुई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए। कौन अध्यक्ष बनाए गए? तो याद रखिएगा सर अली इमाम। चौकीदार करबंदी आंदोलन के प्रणेता थे कौन? चौकीदार करबंदी आंदोलन के प्रणेता थे कौन दोस्तों? कौन थे? अनुराग सिंह थे दोस्तों, अनुराग सिंह। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों की हड़ताल किस मांग को लेकर की गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों की हड़ताल किस मांग को लेकर किया गया था? ये दोस्तों स्वदेशी वस्त्र की मांग के लिए किया गया था, स्वदेशी वस्त्र। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हुई थी? कहाँ हुई थी? ये तारापुर में हुई थी दोस्तों, तारापुर में। बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त हुआ था मुंगेर। बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त हुआ था कौन सा जगह? मुंगेर हुआ था। नेक्स्ट, 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष नियुक्त हुए कौन? जिसके अध्यक्ष नियुक्त हुए श्री राजेश प्रसाद। 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष नियुक्त हुए श्री राजेश प्रसाद। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बताइए कौन से आंदोलन का? तो ये बिल्कुल सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह एक हिस्सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? ये दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 ईस्वी में कहाँ राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी और मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थी? तो ये हो जाएगा बीपुर, भागलपुर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 ईस्वी में कहाँ राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई? बीपुर, भागलपुर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था?
ये छपरा से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? छपरा से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी? कब घटी बताइए, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल डी नंबर, यानी दोस्तों 15 फरवरी 1932 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी? 15 फरवरी 1932 को। बिहार से अलग कर उड़ीसा को मतलब नया प्रांत कब बनाया गया? बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया कब? कब बनाया गया? तो 1936 ईस्वी में बनाया गया। 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई? कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 98। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? याद रखिए 98। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? ये श्री कृष्ण सिंह। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था। कब? तो बताइए कब दिया था दोस्तों? 31 अक्टूबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था 31 अक्टूबर 1939 को। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य के विधानसभा से चुने गए? कितने चुने गए थे? तो याद रखिए एक भी नहीं दोस्तों। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? एक भी नहीं। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दिया था? किसने दिया था दोस्तों? तो याद रखिए बलदेव शाह। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? बलदेव शाह ने दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था कब? तो ये 11 अगस्त 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 7 थी दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या 7 थी। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? कौन शामिल नहीं थे दोस्तों? तो सीताराम केसरी नहीं थे, बाकी सब थे। उमाकांत प्रसाद सिन्हा जी थे, राजेंद्र सिंह भी थे और रामानंद सिंह भी थे दोस्तों। क्या भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? सीताराम केसरी नहीं थे, बाकी सब थे दोस्तों। उमाकांत प्रसाद सिन्हा भी थे, राजेंद्र सिंह भी थे और रामानंद सिंह भी थे दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों का तक जनता का शासन रहा? 2 महीनों का। तो इसका क्या आंसर होगा? बिल्कुल तिरहुत। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों का जनता का शासन रहा दोस्तों? तिरहुत। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी दोस्तों? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मिली थी। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? ये रखा गया था बांकीपुर पटना में। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर पटना में। अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? बताइए, लोगों ने मार दिया था। ये नंबर मुंगेर। अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? मुंगेर। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का गठन किया था। कहाँ किया था? तो ये किया था दोस्तों नेपाल में। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का गठन किया था, नेपाल में किया था। कहाँ किया था? नेपाल में।
नेक्स्ट, आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था। आज़ाद दस्ता का जो गठन हुआ था ये यहाँ मतलब किसके लिए हुआ था, आप लोग बताइए। इसका एक से अधिक आंसर हो जाए दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए एग्जैक्ट। टोटल हम 20 क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, सभी का आंसर हम कमेंट सेक्शन में दे देंगे, पिन कर देंगे। तब तक दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? कौन सा दल दोस्तों सक्रिय था भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर, यानी सियाराम दल। सियाराम दल दोस्तों सक्रिय था, सियाराम दल। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। बिहार में आज़ाद दस्ता जो है सक्रिय रहा, तो ये सक्रिय रहा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है बताइए एग्जैक्ट। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिए 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है दोस्तों, बिहार राज्य का। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सी नंबर 2.86% है। बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो ये है 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर। बिहार राज्य के पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? बिहार राज्य के पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? तो 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर। बिहार राज्य में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? बिहार राज्य में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? 9 है दोस्तों। बिहार राज्य में कुल 9 प्रमंडल हैं। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? कितने जिले हैं दोस्तों? 38 जिले हैं बिहार में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है दोस्तों, पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? यह है दोस्तों शिवहर। क्या है? शिवहर सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट, बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? कितने जिले को अलग करके? तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल 18 जिले को अलग करके दोस्तों झारखंड राज्य की स्थापना किया गया। 15 नवंबर 2000 को विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? 15 नवंबर 2000 को विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? बिल्कुल 37 थी दोस्तों। कितनी थी? 37। 227 के बी नंबर 37 थी, अभी 38 है। बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है, कौन सा है? तो ये है दोस्तों रोहतास। बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड को स्पर्श करती है दोस्तों, रोहतास है वो। बिहार का कौन सा जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है? क्या होगा इसका आंसर? 229 का बी नंबर पश्चिमी चंपारण। बिहार का कौन सा जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है? पश्चिमी चंपारण। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? बिहार में अनुमंडल की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? 101। कितनी है दोस्तों? 101 अनुमंडल है बिहार में। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? कितना प्रतिशत जमीन लेकर पुराना बिहार का? तो क्या हो जाएगा 231 का बी नंबर दोस्तों 46%। कितनी? 46%। बिहार में सामुदायिक विकास खंड की संख्या कितनी है? बिहार में सामुदायिक विकास खंड की संख्या कितनी है? तो ये 534 है। कितनी है दोस्तों? 534। बिहार का कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करती है? ये है किशनगंज। बिहार का कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करती है? किशनगंज। बिहार के पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल मतलब है बताइए। तो इसका आंसर होगा बी नंबर अधिक है। बिहार के पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग का जो ढाल है ये अधिक है। क्या है? अधिक है। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर लगभग कितनी है? प्रति किलोमीटर कितनी है दोस्तों? तो कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल मतलब 6 सेंटीमीटर। बिहार के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर लगभग कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है? बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है दोस्तों? किस समूह की है? ये याद कि विंध्यान समूह की है। विंध्यान समूह की है। गंगा के उत्तरी मैदान भाग में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है?
क्या कहा जाता है? दियारा। गंगा के उत्तरी याद रखिए, गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है? दियारा कहा जाता है। बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ये सोमेश्वर श्रेणी है दोस्तों, बिहार की सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर श्रेणी। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो बार विभाजित करती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा बिल्कुल बागमती। नेक्स्ट, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है और मतलब जिसे किस नाम से जाना जाता है? बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे दोस्तों सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितने किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल लगभग 60 किलोमीटर। कितनी? 60 किलोमीटर। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितने किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? लगभग 60 किलोमीटर। अबरख प्रधान श्रेष्ठ चट्टाने जिले के किस समूह में पाई जाती है? अबरख प्रधान श्रेष्ठ चट्टाने जिले के किस समूह में पाई जाती है? किस समूह में पाई जाती है? याद रखिए, बांका, जमुई और नवादा। बांका, जमुई और नवादा। पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ियों में किस चट्टान की प्रधानता है? किस चट्टान की प्रधानता है? परतदार चट्टान की प्रधानता है दोस्तों। बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों, बताइए। एक से अधिक आंसर हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका आंसर का हमें दोस्तों इंतजार रहता है। सभी का आंसर हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्न में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्न में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? ये बिल्कुल बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती दोस्तों, बलथर मिट्टी। बाकी सब मिट्टी पाई जाती है वो देख लीजिए। बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है, दलदली मिट्टी भी पाई जाती है, लेकिन बलथर मिट्टी दोस्तों नहीं पाई जाती है। बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में पाई जाती है। 247 का बी नंबर। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती हुई प्रतीत होती है? बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती हुई प्रतीत होती है? तो ये हो जाएगा आंसर दोस्तों नवादा। क्या हो जाएगा? नवादा। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? बिल्कुल पटना, गया, रोहतास, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? पटना है, गया है, रोहतास है, मुंगेर है, भागलपुर है। बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। भारत नेपाल सीमा के समानांतर। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? कैमूर तथा रोहतास के पठारी भाग में। कैमूर तथा रोहतास के पठारी भाग में। बिहार में बलथर याद रखिए, बलथर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बलथर मिट्टी तो ये पाई जाती है दोस्तों कैमूर के क्षेत्र में। बलथर मिट्टी पाई जाती है बिहार में, कैमूर के क्षेत्र में। बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है आप लोग बताइए। बिल्कुल दोस्तों इसका एक से अधिक हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर एग्जैक्ट बताइएगा। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल कौन सा है? इसका भी आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि एक से अधिक आंसर है ना दोस्तों। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे अच्छी तरह से। बिहार में बलथर मिट्टी का प्रमुख फसल कौन सा है? कौन सा प्रमुख फसल है बलथर मिट्टी का? तो ये है दोस्तों बिल्कुल ये क्या, अरहर, बाजरा और ज्वार। बिहार में बलथर मिट्टी का प्रमुख फसल कौन सा है? अरहर, बाजरा और ज्वार। कौप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? कौप मिट्टी की प्रधानता तो क्या होगा आंसर इसका? कौप मिट्टी की प्रधानता बिहार में भागलपुर जिले में है दोस्तों। कौप मिट्टी की प्रधानता बिहार के भागलपुर जिले में है। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? तो बताइए, ये हो जाएगा नवादा में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? नवादा में पाई जाती है। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है, तो ये हो जाएंगे कछाड़ी मिट्टी से। किससे है दोस्तों? कछाड़ी मिट्टी से। बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्न में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्न में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है?
तो ये बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती, बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। दलदली मिट्टी भी, नवीन जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है, लेकिन बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का कौन सा स्थान कहा जा सकता है? भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का कौन सा स्थान कहा जा सकता है दोस्तों? तो ये कहा जा सकता है पटना को कहा जा सकता है। बिहार का कौन सा स्थान है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है? बिहार का कौन सा स्थान है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है? ये रहता है गया दोस्तों। क्या? गया। बिहार में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक औसत वर्षा ये किशनगंज में होती है दोस्तों। सर्वाधिक औसत वर्षा बिहार में। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे कि लू कहा जाता है, और उसकी गति कितनी है? लू की गति कितनी है दोस्तों? 263 का सी नंबर 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे कि लू कहा जाता है, और उसकी गति कितनी है? 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव सर्वाधिक रहता है? वर्षा ऋतु में तो ये रहता है दक्षिण पश्चिम मानसून का। वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव सर्वाधिक रहता है? दक्षिण पश्चिम मानसून का। मानसून प्रत्यावर्तन में बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? मानसून प्रत्यावर्तन में बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? तो ये रहता है ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का। ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का जोर रहता है। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति क्या रहती है? बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति क्या रहती है? ये याद रखिएगा। क्या दोस्तों? उत्तरायण रहती है, उत्तरायण। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? उत्तर पूर्वी बिहार में। उत्तर पूर्वी बिहार में होती है दोस्तों, उत्तर पूर्वी बिहार। नेक्स्ट, नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? ये हो जाएंगे दोस्तों बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में। बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग तथा दक्षिण पश्चिम पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं शुष्क पतझड़ वन। बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग तथा दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, शुष्क पतझड़ वन। भीम बांध अभ्यारण्य में किस तरह का वन प्रदेश है? भीम बांध अभ्यारण्य में किस तरह का वन प्रदेश है दोस्तों? तो 270 का बी नंबर हो जाएगा। शुष्क पतझड़ वन है, शुष्क पतझड़ वन। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? कौन निकलती है दोस्तों? तो याद रखिएगा फल्गु निकलती है। कौन निकलती है? फल्गु। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? फल्गु निकलती है। गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो 425 किलोमीटर है दोस्तों, 425 किलोमीटर। बिहार में गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी सहायक नदी कोसी नदी है। बिहार में गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? कोसी नदी है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सी नदी है? कोसी नदी है, कोसी नदी। सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में उत्तर की ओर नहीं मिलती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में उत्तर की ओर नहीं मिलती है दोस्तों? कौन नहीं मिलती है? सोन नदी उत्तर की ओर नहीं मिलती है। नदी में से कौन बिहार में गंगा के दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है? नदी में से कौन बिहार में गंगा के दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है? कौन नहीं मिलती है? बागमती नहीं मिलती है, फल्गु मिलती है, सोन मिलती है, किऊल मिलती है। फल्गु मिलती है, सोन मिलती है, किऊल मिलती है, लेकिन बागमती नहीं मिलती है। घाघरा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? घाघरा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? ये सारण में दोस्तों प्रवेश करती है, सारण में। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? 277 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। छपरा के निकट मिलती है। उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों घाघरा। नेक्स्ट, उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है। उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है। तो वो हो जाएगी दोस्तों महानंदा।
नेक्स्ट है दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में बिहार में गंगा में मिलती है। दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में बिहार में गंगा में मिलती है। 280 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, सोन नदी। गंगा नदी के दक्षिण भाग में कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार में गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी के दक्षिण भाग में कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार में गंगा नदी में मिलती है। ये हो जाएंगे दोस्तों चंदन। कौन मिलती है? चंदन। नेक्स्ट दोस्तों, दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है। पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है? पुनपुन का उद्गम स्थल दोस्तों पलामू की चौराहा पहाड़ी। दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है? पलामू की मतलब चौराहा पहाड़ी में। कर्मनाशा नदी जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है दोस्तों? ये चौसा में। कर्मनाशा नदी जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? चौसा। बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है? काकोलत जलप्रपात स्थित है नवादा में। बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है? नवादा में। बिहार में गर्म जल सोते के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? बिहार में गर्म जल सोते के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? कौन सा स्थल प्रसिद्ध है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 285 का सी नंबर, यानी राजगीर दोस्तों प्रसिद्ध है। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है कौन सी है? तो ये है दोस्तों कोसी नदी। नेक्स्ट है गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? ये मिलती है पटना के निकट मिलती है। पुनपुन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? पुनपुन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? ये मिलती है दोस्तों फतुहा में। कहाँ मिलती है? फतुहा में। सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? ये मिलती है दोस्तों पटना के पूरब में मिलती है। बूढ़ी गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? बूढ़ी गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये हो जाएगी दोस्तों बिल्कुल मुंगेर के निकट। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बिहार के मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? 291 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए नंबर बूढ़ी गंडक। बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये दोस्तों घंघरा नदी के तट पर स्थित है। फल्गु नदी के तट पर कौन सा पर्यटन स्थल है स्थित है? फल्गु नदी के तट पर कौन सा पर्यटन स्थल दोस्तों स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल याद रखिए बोधगया। फल्गु नदी के तट पर है बोधगया। कौन सी? फल्गु नदी के तट पर बोधगया है। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? बूढ़ी गंडक। कौन सी है दोस्तों? बूढ़ी गंडक। बिहार के किस नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता है? सदानीरा के नाम से जाना जाता है। गंडक को सदानीरा के नाम से जाना जाता है। कमला नदी किसकी सहायक नदी है? कमला नदी किसकी सहायक नदी है? ये जो कमला नदी है दोस्तों 296 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर कोसी नदी की सहायक नदी है कमला नदी। बिहार में कांबर झील कहाँ स्थित है? बिहार में कांबर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय में कांबर झील दोस्तों स्थित है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक विश्व पारकार मार्ग बनाती है? इनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक विश्व पारकार मार्ग बनाती है दोस्तों? तो ये हो जाएंगी बिल्कुल सी बूढ़ी गंडक। इनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक विश्व पारकार याद रखिए विशालपाकार बनाती है दोस्तों? तो याद रखिए बूढ़ी गंडक बनाती है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? गोखुर झील पाए जाते हैं तो ये पाए जाते हैं सहरसा में। गोखुर झील पाए जाते हैं दोस्तों सहरसा में। नेक्स्ट क्या है वो देखिए। बिहार में स्थित काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? बिहार में स्थित काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 47 मीटर है दोस्तों, 47 मीटर। बिहार की कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? बिहार की कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो ये याद रखिए कोसी नदी दोस्तों हिमालय से ही निकलती है कोसी नदी। 302 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की कितनी लंबी सीमा बनाती है? गंडक नदी दोस्तों 120 किलोमीटर। गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की कितनी लंबी सीमा बनाती है? 120 किलोमीटर। उत्तरी बिहार की किस नदी की सर्वाधिक औसत गति है? उत्तरी बिहार की किस नदी की सर्वाधिक औसत गति है?
तो ये बिल्कुल बूढ़ी गंडक की सर्वाधिक औसत गति है। निम्नलिखित में से कौन सी या निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? ये हो जाएगी दोस्तों कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? तो याद रखिए गंडक परियोजना। कौन सी है? तो गंडक परियोजना है। कोसिक परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? कोसिक परियोजना से तो याद रखिएगा बिहार और नेपाल को लाभ होता है दोस्तों। राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? ये बिल्कुल पूर्वी कोसी नहर की एक शाखा है, पूर्वी कोसी नहर की। नहीं, सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? ये निकलती है गंडक से निकलती है। नेक्स्ट, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो ये आता है दोस्तों गंडक से। कहाँ से आता है? गंडक से। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहर निकलती है। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहर निकलती है। ये निकलती है दोस्तों हनुमान नगर के निकट। कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुआ? कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों डी नंबर 1965 ईस्वी में कोसी परियोजना बनकर तैयार हुआ था। कोसी नदी परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? कोसी नदी परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? ये स्थित है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो ये होती है दोस्तों गंगा के दक्षिण पश्चिम भाग में होती है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी दोस्तों? सोनपुर नहर प्रणाली। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? सोन नहर प्रणाली थी। थोड़ी सी तबीयत खराब है दोस्तों, आप लोग घबराइएगा नहीं। बिहार में सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्र किस जिले में है? बिहार में सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्र किस जिले में है? किस जिले में है? ये रोहतास में। नेक्स्ट, बिहार में न्यूनतम सिंचित क्षेत्र किस जिले में है? बिहार न्यूनतम सिंचित क्षेत्र किस जिले में है? ये है दोस्तों शिवहर में। कहाँ है? शिवहर में। पुनपुन बैराज सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? पुनपुन बैराज सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? ये स्थित है औरंगाबाद में। बटेश्वर जलाशय योजना किसकी संयुक्त परियोजना है? बटेश्वर जलाशय योजना किसकी संयुक्त परियोजना है? किसकी संयुक्त परियोजना है दोस्तों? तो याद रखिए झारखंड और बिहार की संयुक्त परियोजना है। उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी? उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा 320 का दोस्तों, बिल्कुल डी नंबर, बिहार की। नेक्स्ट, इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त और कौन सी राज्य भागीदारी है? इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त और कौन सा राज्य भागीदारी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश भागीदारी, उत्तर प्रदेश। मोहने जलाशय परियोजना में बिहार के साथ कौन भागीदारी है? मोहने जलाशय परियोजना में बिहार के साथ कौन भागीदारी है? झारखंड भागीदारी है दोस्तों, झारखंड। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा देश का सर्वाधिक बाढ़ और प्रवण क्षेत्र में बिहार का स्थान कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा पहला। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बिहार का स्थान है पहला। बिहार में कृषि का क्या स्वरूप है? जीवनदायी है दोस्तों, जीवनदायी कृषि का स्वरूप है। बिहार में नकदी फसल का सही समूह कौन सा? बिहार में नकदी फसल का सही समूह कौन सा है? गन्ना, आलू, जूट और तंबाकू। बिहार में नकदी फसल का सही समूह है दोस्तों गन्ना, आलू, जूट, तंबाकू। 325 का ये नंबर। बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है कहाँ? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल बी नंबर, उत्तर पूर्वी मैदान भाग में। बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? ये होता है दोस्तों उत्तरी पश्चिमी मैदानी भाग में। बिहार में ताल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? बिहार में ताल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है?
किस फसल की प्रधानता है दोस्तों? मसूर की। किसकी है? मसूर की। बिहार के किस जिला में अफीम की खेती की जाती है? बिहार के किस जिला में अफीम की खेती की जाती है? मुंगेर में अफीम की खेती की जाती है। बिहार राज्य का मुख्य नकदी फसल कौन सा है? बिहार राज्य का मुख्य नकदी फसल कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिए गन्ना है। क्या है? गन्ना। बिहार में कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे पहले किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? तो बिल्कुल ये समस्तीपुर में। बिहार में कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे पहले किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? समस्तीपुर में। बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत कब हुई? बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत कब हुई? कब हुई? तो ये 2008 में हुई। 2008 में। बिहार कृषि रोड मैप 2017 से 22 में किसे सर्वाधिक महत्व दिया गया? किसे दिया गया? तो याद रखिएगा बीजों के उत्पादन एवं कृषि यंत्रीकरण। बिहार कृषि रोड मैप 2017 से 22 में किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिया गया दोस्तों? यह महत्व दिया गया बीजों के उत्पादन एवं कृषि यंत्रीकरण को दिया गया। नेक्स्ट, कपिलांशु धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? ये बक्सर जिले के राजपुर में हुई। बक्सर जिला के राजपुर में। बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? ये रूस के सहयोग से बना है दोस्तों, रूस के सहयोग से। बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधन कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में हुआ है? बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में हुआ है? तो किस में हुआ है? ये दोस्तों तृतीय। नहीं, बिहार में दवाई बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? दवाई बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? हाजीपुर में स्थित है दोस्तों, हाजीपुर में। बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण एवं वनस्पति तेल बनाने का कारखाना स्थित है? बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण एवं वनस्पति तेल बनाने का कारखाना स्थित है? तो 338 का बी नंबर हो जाएगा पटना और औरंगाबाद। पटना और औरंगाबाद। बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? किसकी इकाई है दोस्तों? भारतीय तेल निगम की इकाई है, भारतीय तेल निगम। बिहार में कहाँ पायराइट्स फास्फेट और केमिकल लिमिटेड उर्वरक संयंत्र स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये याद रखिए अमझोर में। बिहार में कहाँ पायराइट फास्फेट और केमिकल लिमिटेड उर्वरक संयंत्र स्थित है? अमझोर में स्थित है, अमझोर में। बिहार में HPCL का उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? बिहार में HPCL का उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा 341 का सी नंबर, बरौनी में। बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग कहाँ अवस्थित है? बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में। पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में। बिहार में पटसन उद्योग के कारखाना कहाँ अवस्थित है? बिहार में पटसन उद्योग के कारखाने कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है दोस्तों पटसन का कटिहार और समस्तीपुर में। कटिहार और समस्तीपुर में। नेक्स्ट, बिहार में बंदूक बनाने की कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में बंदूक बनाने की कारखाना दोस्तों मुंगेर में स्थित है। कहाँ? मुंगेर में। बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना उद्योग दोस्तों चीनी उद्योग है। कहाँ? क्या है? चीनी उद्योग सबसे पुराना उद्योग है बिहार का। वो विभाजित बिहार में प्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित हुआ था? कब स्थापित हुआ था? 1921 ईस्वी में। वो विभाजित बिहार में प्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित हुआ था? 1921 ईस्वी में। बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र कहाँ केंद्रित है? बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र कहाँ केंद्रित है? 247 का बी नंबर हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। बिहार में प्लाईवुड उद्योग कहाँ है? बिहार में प्लाईवुड उद्योग कहाँ है? हाजीपुर में दोस्तों बिहार में प्लाईवुड उद्योग। बिहार में सर्वाधिक संख्या में चीनी मिलें हैं कहाँ? बिहार में सर्वाधिक संख्या में चीनी मिली हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिमी भाग में। बिहार में सर्वाधिक संख्या में चीनी मिलें जो हैं ये उत्तर पश्चिमी भाग में हैं। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 350वां क्वेश्चन है, बिहार में सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? ये याद रखिए डालमिया नगर में है। बिहार में सीमेंट का कारखाना डालमिया नगर में है दोस्तों। और ये 350 क्वेश्चन में दोस्तों आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये जो 20 क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछे हैं दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में डिटेल के साथ बताइएगा। और हाँ सभी का आंसर हम पिन कर देंगे दोस्तों एक जगह डिटेल के साथ, और सभी का आंसर हम एक जगह दे देते हैं जिससे आपको चेक करने में सुविधा होगी दोस्तों। और जो क्वेश्चन में कंफ्यूज होगा उसका आंसर आप मिला लीजिएगा। बिल्कुल सभी का आंसर देख लीजिए आप एक जगह हम दे देते हैं, आप शॉर्ट स्क्रीन या फिर रोक के आप देख लीजिएगा, मैच करवा लीजिएगा।
और यह वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा? आशा करते हैं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए दोस्तों। आशा करते हैं कि आप ऐसा ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, अपने कम से कम एक दोस्तों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए और हाँ दोस्तों आप सभी को इस परिवार की ओर से, श्योर स्टडी परिवार की ओर से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों दूसरे वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।